अपने निधन से कुछ दिन पहले ये लिखा था और आज संघर्ष के तूफानों में गांधी मैदान में हम फिर मिल रहे हैं। इस ऐतिहासिक रैली को सफल बनाने के लिए बिहार के कोने कोने से आए अपने तमाम लाखों साथियों को मेरा इनकलाबी लाल सलाम। कल से महाधिवेशन है और आज हम रैली में हैं। रैली का केंद्रीय नारा लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ। हमारे पत्रकार मित्र पूछ रहे थे कि भाई रैली से क्या संदेश देना है। हमने कहा कि रैली का संदेश पहुंच चुका है। ये लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ ये नारे की ताकत है कि आज सिर्फ भाकपा माले का संगठन नहीं बल्कि पूरे बिहार में जो आंदोलन की ताकतें हैं, हर जगह से, हर तबके से, गांव-गांव से, शहर से लोग यहां पहुंचे हैं क्योंकि ये वक्त की पुकार है, ये समय की मांग है और इसी समय की मांग को लेकर के आज हम यहाँ रैली कर रहे हैं। हमारे पत्रकारों ने पूछा कि आप शक्ति प्रदर्शन है, ये ताकत का प्रदर्शन है। हमने कहा कि हमारे यहाँ जो ताकत है, हमारे मोदी जी के लिए आत्मनिर्भरता नारा है। जब वो कहते हैं कि आत्मनिर्भर, उसका मतलब है अंबानी निर्भर और अदानी निर्भर। अगर वाकई गरीबों की ताकत देखनी हो, आत्मनिर्भरता देखनी हो तो माले की रैली में आकर के देखिए कि गरीब लोग किस तरह से अपने साधन पर, पार्टी का कोई अपना साधन नहीं है, पार्टी के पास कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि हम लोगों को लाने के लिए बहुत बड़ी तैयारी करें, लेकिन अपनी चेतना, अपने तैयारी के बल पर, अपने संगठन, अपने आंदोलन के बल पर लोग यहाँ पहुंचे हैं। तो इस इनकलाबी चेतना को, लोगों के इस राजनीतिक चेतना को, समझदारी को मैं फिर एक बार लाल सलाम करता हूं। साथियों, आज जो हमने नारा दिया देश संकट में है और ये कहने की जरूरत नहीं है। संकट चौतरफा है, संकट चौतरफा है और संकट ने एक तरह से पूरे देश को घेर लिया है। हर मोर्चे पर संकट है और इस संकट से अगर देश को बचाना है, देश को अगर इस संकट से बचाना है तो देश के जनता की ताकत, आंदोलन की ताकत, जिस ताकत ने देश को आजादी दिलाई थी, जनता की जिस एकता ने और संघर्ष ने, उसी तरह की एकता और उसी तरह की ताकत और उसी तरह का संघर्ष, उसी के बल पर आज हम देश को बचा सकते हैं और इसीलिए इसका संकल्प लेने के लिए हम लोग आए हैं। लोकतंत्र, सबसे ज्यादा गरीबों को लोकतंत्र चाहिए। जो अमीर लोग हैं और मोदी जी के राज में, ये तो अमीरों के द्वारा अमीरों की सरकार है, ये जनता की सरकार नहीं है, अमीरों की सरकार, अदानी अंबानी की सरकार। और जो अमीर है वो समझते हैं कि हम लोकतंत्र को खरीद लेंगे। जनता जो है वो लोकतंत्र का निर्माण करती है। लोकतंत्र में अपनी आवाज हम उठा सके, इसके लिए गरीबों को लोकतंत्र चाहिए हर मुद्दे पर। अगर आपका मुद्दा रोजगार हो, आपका सवाल ये हो कि भाई हमारा मकान जो तोड़ दिया गया बुलडोजर से, वो मकान फिर से बने। अगर आपका सवाल ये हो कि हम जो मिड डे मील में काम करते हैं हमें स्कीम वर्कर का दर्जा मिले, हमारा वेतन बढ़े। अगर आपका मुद्दा है कि हमें मनरेगा में जो काम करते हैं उसकी मजदूरी बढ़े और समय पर मिले। अगर आप किसान हैं, आपका मुद्दा है कि हमें समय पर खाद मिले, उस पर कालाबाजारी ना हो, उसकी एमएसपी की गारंटी हो, खेत में पानी हो, मुद्दा कुछ भी हो सकता है। जितने भी हमारी जिंदगी के मुद्दे हैं, रोजी रोटी के, मान सम्मान के, हक अधिकार के, इन सारे मुद्दों को लड़ने के लिए हमें लोकतंत्र चाहिए और इसीलिए लोकतंत्र है पासपोर्ट। ये लोकतंत्र रहेगा तब हम लड़ पाएंगे, अपने सवालों को लेकर के अपनी आवाज उठा पाएंगे और इसीलिए सबसे ज्यादा गरीबों को समूचे लोकतंत्र के लिए, सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लोकतंत्र के लिए हमें लड़ना है और इस संकल्प के लिए हम यहाँ आए हैं। आज क्या स्थिति बना दिया है मोदी जी ने। मोदी जी कहते हैं अभी आजादी के 75 साल पूरे हुए तो उन्होंने कहा कि अमृत महोत्सव। अब कह रहे हैं कि अभी से लेकर 2047 तक अमृत काल में वो कह रहे हैं लोगों से कि भाई आप अधिकार की बात मत करो, बहुत अधिकार की बात हो गई, अब कर्तव्य की बात करो, कर्तव्य करो। और इसीलिए ये जो अमृत काल है ये कर्तव्य काल है।
जब लोग अपना हक मांगते हैं तो कहते हैं कि हम रेवड़ी बांटने के लिए तो नहीं है। लेकिन जब अदानी के सवाल पर संविधान संसद में बहस हो रही थी, लोग ये कह रहे थे कि वे सरकार क्यों भाग रही है, सरकार क्यों जांच नहीं करा रही है, सच्चाई से क्यों सरकार मुंह चुरा रही है, तो उस समय मोदी जी कह रहे थे कि भाई हमने तो गैस दे दिया, हमने तो राशन दे दिया, हमने तो ये सब दे दिया, वो दे दिया, इतने स्मार्ट सिटी का ऐलान कर दिया, तो इसीलिए मुंह बंद करके रखो। तो वो समझते हैं कि हम भीख मांग रहे हैं। और अगर कोई राशन मिला, किसी को वैक्सीन मिला, किसी को थोड़ा रोजगार मिला, किसी के खाते में थोड़ा पैसा चला गया, तो लोग चुप होकर के रहेंगे, तमाम बातें मान लेंगे, सरकार कुछ भी करते रहे उसका साथ खून माफ। ये आजादी नहीं है, ये लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र के आजादी के आंदोलन में लोगों ने कहा था कि हम आधी रोटी खा करके भी रहेंगे, लेकिन हमें पूरा सम्मान चाहिए, पूरी आजादी चाहिए, पूरा अधिकार चाहिए। इसलिए कोई अगर ये कहने की हिम्मत करे इस देश में किसी राजा की तरह कि तुम खा रहे हो, तुमको अब राशन दे रहे हैं, इसलिए शुक्रिया अदा करो, राजा का नाम कीर्तन करो, राजा के लिए ताली बजाओ, तो ये राजशाही हिंदुस्तान में चलने वाली नहीं है। ये लोकशाही है और लोकशाही रहेगी, और लोगों का पूरा अधिकार हम ले करके रहेंगे। अभी हमने देखा बीबीसी में एक फिल्म आई गुजरात को लेकर के, और बाद में भी मोदी जमाने में, मोदी सरकार में देश की जो स्थिति है इसको लेकर मोदी जी को बड़ा गुस्सा, भारतीय जनता पार्टी वाले को, आरएसएस वालों बड़े गुस्सा है कि भाई गुजरात की बात अब क्यों होगी, 20 साल पुरानी बात है, बात खत्म हो गई है, तो गुजरात की बात क्यों होगी। गुजरात की बात होगी तब तक होती रहेगी जब तक हिंदुस्तान में हमें पूरा का पूरा इंसाफ ना मिले, जब तक ये जनसंहार करने वाली, बलात्कार करने वाली ताकतों को हम गद्दी से बाहर ना कर दे, समाज में कमजोर ना कर दे, तब तक गुजरात की बात होती रहेगी। क्योंकि हमें गुजरात से संकल्प लेना है कि दोबारा हिंदुस्तान में कहीं गुजरात होने नहीं देना है। और आज ये ऐलान कर रहे हैं मंचों से, धर्म के नाम पर संसद बुलाते हैं, और धर्म संसद बुला करके वहां आकर के ऐलान करते हैं कि जनसंहार कर दो। गुजरात में चुनाव में जाते हैं और चुनाव में जाकर के अमित शाह कहते हैं कि हमने जनसंहार करके सबक सिखा दिया। तो आप जो लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हो, आपके लिए वो बिल्किस बानो के बलात्कारी, उनके परिवार का हत्यारा आपके लिए नायक हो सकते हैं, वो आपके नेता हो सकते हैं। आप उनको आजादी के 75 साल के मौके पर जेल से छुड़ा करके, उनको बाहर ला करके, माला पहना करके आपके नायक की तरह, नेता की तरह सम्मानित कर सकते हैं। वो हिंदुस्तान के लिए नायक नहीं है, नेता नहीं है, हमारे लिए अपराधी है। और किसी भी अपराधी को, बलात्कारी को, जनसंहार करने वाली को अगर सम्मानित करने की कोशिश होगी, ये मुद्दा सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया के लिए मुद्दा बना रहेगा। और इसीलिए हम तो देख रहे हैं कि बीबीसी की फिल्म के बाद अब बीबीसी के दफ्तर पर उसको रोकने की कोशिश हुई, अब दफ्तर पर छापा। अब बताइए ये क्या बता रहा है कि सच से कितना डर है। वो चाहते हैं कि लोगों को सच पता ना चले, लोग सच्चाई, लोगों को जानकारी ना मिले गुजरात में क्या हुआ था। आज जो 20 साल के बच्चे हैं, 18 साल के बच्चे हैं, छात्र नौजवान हैं जो गुजरात के बाद पैदा हुए, उनको पूरी जानकारी चाहिए। दुनिया पढ़ती है हिटलर के समय में जर्मनी में क्या हुआ था, बच्चों को पढ़ाया जाता है। इसलिए पढ़ाया जाता है कि लोगों को ये पता चलना चाहिए कि हमारे इतिहास में, हमारे पूरे दुनिया में कितने खराब सरकार आई थी, कितनी खराब राजनीति हुई थी, कितने जबरदस्त बड़े पैमाने पर जनसंहार रचा गया था। वो इसलिए जानना जरूरी है ताकि दोबारा ऐसा ना हो दुनिया के किसी भी कोने में। और इसीलिए आज ये जो सच को दबाने, अगर सच कहने पर कह रहे हैं कि जेल चले जाओ, तो ये जो सच से डर है और हर चीज के जवाब में उनके पास क्या है, नफरत। हम देख रहे थे कि गुजरात में चुनाव हो रहा था और भारतीय जनता पार्टी के एक नेता, एक कोई फिल्मी सितारा प्रचार कर रहे थे। क्या बोल रहे थे, कह रहे थे कि भाई गुजरात के लोग महंगाई बर्दाश्त कर लेंगे, गैस की कीमत बढ़ी है तो गैस की कीमत ये कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा क्या है, क्या आपके घर के बगल में उसी गैस से कोई बंगाली मछली बनाए, क्या आपको ये मंजूर है? अब बताइए, मुद्दा है महंगाई, मुद्दा है गैस। अब वो कह रहे हैं कि कोई बंगाली आपके घर के बगल में मछली पकाए, क्या आपको ये बर्दाश्त है? बाद में उन्होंने कहा कि बंगाली से मेरा मतलब बांग्लादेशी और रोहिंग्या।
अब जरा सोच लीजिए। तो महंगाई उनके लिए मुद्दा नहीं है। वो कह रहे हैं कि महंगाई तो अब है, महंगाई चलती रहेगी, बेरोजगारी है, चलती रहेगी। मुद्दा क्या है? नफरत। मुद्दा है नफरत, ताकि लोगों को बांटो, लोगों को बांटो, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर लोगों को बांटो और बांट करके राज करो। ये बांटो, फूट डालो और राज करो, ये किसकी पॉलिसी थी? ये अंग्रेजों की नीति थी। अंग्रेज राज करते थे इसी तरह, हिंदुस्तान को बांट करके, हिंदू और मुस्लिम में बांट करके, और अंततः जब देश छोड़ के गए तो देश को बांट करके चले गए। तो ये बांटो और राज करो, नफरत फैलाओ और राज करो, ये लाठी गोली चलाओ और राज करो, जनसंहार करो और राज करो, ये अंग्रेजों का राज करने का तरीका था। और आज उसी रास्ते पर हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। हमें याद आता है भगत सिंह ने बहुत जबरदस्त बात कही थी आजादी के आंदोलन के दौर में। उन्होंने कहा कि आजादी का मतलब ये नहीं है कि गोरे अंग्रेज चले जाएंगे और उनकी जगह पर कोई भूरे अंग्रेज आ जाए। आज ये बात बिल्कुल समझ में आती है कि गोरे अंग्रेजों की जगह पर ये जो अडानी अंबानी वाले, ये जो भूरे अंग्रेज जो आए हैं, ये जो आरएसएस वाले भूरे अंग्रेज आए हैं, जो अंग्रेज के तर्ज पर राज करना चाहते हैं, लोकशाही को दबा करके, जो किसी भी सवाल पर सच बोलने पर यूएपीए लगा करके, सिडिशन कानून लगा करके, झूठे मुकदमे में फंसा करके लोगों को जेल में डाल देते हैं। जहां उनके जेल में फादर स्टैन स्वामी जैसे हमारे जो अभी द्रौपदी मुर्मू जी को मैं सुन रहा था, संविधान दिवस पर देश की राष्ट्रपति हैं, देश की राष्ट्रपति बोल रही थी, वह पूरा लिखित भाषण था। लिखित भाषण पढ़ने के बाद उन्होंने अपने से बोलना शुरू किया, और जब उन्होंने अपने से बोलना शुरू किया, मैंने सुना उन्होंने क्या कहा है। वो कह रहे थे कि भाई हम जब ओडिशा में एक एमएलए थे और फिर हम झारखंड में गवर्नर थे, हम जेलों का दौरा किए, और जेलों में जब हम गए तो हमने देखा कि वर्षों वर्षों से आदिवासी जेल में वहां पड़े हुए हैं, उनको छुड़ाने वाला कोई नहीं है, वो उनका केस कोई नहीं देख रहा है। वर्षों से भारत के आदिवासी जेलों में प्रताड़ित हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है, इस पर कुछ किया जाना चाहिए। हमारे फादर स्टैन स्वामी क्या कह रहे थे? यही तो कह रहे थे कि वे आदिवासी जो जेल में बंद है। हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि हमारे जो पूरे देश के राजनीतिक बंदी जो जेलों में बंद है, इनकी जेल से अविलंब रिहाई होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति तक ये बात कहती है, लेकिन जब आप आंदोलन करेंगे, बोलेंगे, तो आपको फिर जेल में डाला जाएगा। और जेल में कभी फादर स्टैन स्वामी और बिहार की बात करें तो हमारे कॉमरेड शाह चांद जैसे साथियों का इसी जेल के अंदर रह करके आजीवन कारावास झेलते हुए निधन हो जाता है। तो साथियों, आज हम किसी को झेल रहे हैं। ये जो हम कह रहे हैं कि देश में फांसीवाद आ गया है, ये जो हम कह रहे हैं कि देश हिटलरशाही के रास्ते पर चल रहा है, ये बहुत क्या है। इसमें एक तरफ हम देखेंगे कि अमीरों का राज है, अमीरों का राज है। अभी एक रिपोर्ट आई और हमें पता चला कि कोविड के दौर में 2020 में, 2021 में, 2022 में, जिस दौर में हमारे पास हमारा रोजगार चला गया, हमारे प्रवासी मजदूर हजारों किलोमीटर वो कहां से पैदल चल करके आए। वो जो दरभंगा की बेटी ज्योति साइकिल में अपने पिता को बैठा करके वहां से दरभंगा ले आए गुड़गांव से। तो हमारे जब प्रवासी मजदूर इस तरह से पीड़ा झेल रहे थे, जो हमारा रोजगार चला जा रहा था, राशन नहीं है, इसी दौर में, इसी कोविड के दौर में इस देश के जो खरबपति है, अरबपति है, उनकी संख्या बढ़ी। और वो मामूली नहीं, 102 से बढ़कर के 166। अब समझ लीजिए किस तरह से इनकी संख्या बढ़ी है। इसी दौर में अडानी की संपत्ति बढ़ी थी, जो संपत्ति अभी लगातार उसके खुलासा हुआ, किस तरह से लूटा है, किस तरह से झूठ बोला है, किस तरह से धोखाधड़ी की है, और ये धोखे की संपत्ति अब धीरे धीरे बाजार में वो खत्म हो रही है। तो ये जो पूरे दौर है, जिस दौर में आम लोगों के लिए रोजगार नहीं, भूखमरी है, आम लोगों के लिए किसी तरह की कोई सुरक्षा नहीं है, उसी दौर में हिंदुस्तान में अमीरों की ताकत और उनकी तादाद कुछ बड़ी है, जो सबसे बड़े सुपर रिच है। ये है मोदी सरकार। दूसरा क्या है मोदी सरकार? जो हमने कहा मोदी सरकार मतलब मोदी सरकार के पीछे आरएसएस। आरएसएस का क्या है? बस एक एजेंडा, नफरत, 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 नफरत फैलाओ।
और इस पूरे देश को हिंदू मुस्लिम में बांट करके अभी कह रहे हैं कि 2024 में चुनाव होगा। एजेंडा क्या होगा कि 24 के 1 जनवरी के अंदर हम राम मंदिर चालू करेंगे। राम मंदिर 92 में बाबरी मस्जिद को गिराया, तब से लेकर लगातार राम मंदिर के नाम पर हम चुनाव लड़ते रहेंगे, बस हिंदू की बात करते रहेंगे। लेकिन वो जो हिंदू किसान है, वो जो हिंदू मजदूर है, वो जो हिंदू बेरोजगार है, देश के 80% अगर लोग हिंदू हैं तो बेरोजगारों में भी और देश के भूखे लोगों में भी, किसानों में भी, मजदूरों में भी, वो सारे आप पाएंगे कि उसमें भी बहुत संख्या हिंदुओं की है। उनकी कभी कोई बात नहीं होगी। ये हिंदू मुस्लिम के नाम पर पूरे देश को बांट करके नफरत फैला करके राज करना चाहते हैं। अब तीसरा, ये जो आजादी की बात करते हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन है अंग्रेज के चेले शुद्ध रूप से। उस समय जब आजादी का आंदोलन चल रहा था तब भी यही काम कर रहे थे। तब भी जब उस समय पूरे देश के नौजवान लड़ रहे थे, भगत सिंह और उनके साथी जेल में जा रहे थे, फांसी के फंदे को चूम रहे थे, उस समय अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे, मुखबिरी कर रहे थे, पूरे देश को भटकाने का काम कर रहे थे। तो आजादी के आंदोलन के दौर में भी सिर्फ नफरत और अंग्रेजों की दलाली करना, और आज भी वही काम वो लोग कर रहे हैं सत्ता में बैठ करके। अभी कह रहे हैं तो ये अंग्रेजों के तर्ज पर राज चलाना, ये अमीर परस्ती की नीति, अदानी अंबानी की नीति, और ये जो पूरे देश में आरएसएस का नफरत का एजेंडा, ये तीनों को जोड़ दीजिए, तब भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार समझ में आ जाएगी। और ये मोदी सरकार की इतनी घमंड है, भारतीय जनता पार्टी का जितनी घमंड है, इसी पटना में जुलाई के अंत में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे और पटना में आकर के उन्होंने ऐलान किया था देश में एक पार्टी रह जाएगी, भारतीय जनता पार्टी, बाकी पार्टियों का समय समाप्त हो रहा है। और अमित शाह कहते हैं हम इस देश में 50 साल राज करेंगे। ये जो राजा की भाषा बोल रहे हैं, राजशाही की भाषा बोल रहे हैं, आज ये गांधी मैदान की रैली ये कहने के लिए है कि ये जो तुम्हारा घमंड है, हिंदुस्तान में हम एक पार्टी का शासन चलाएंगे और वर्षों वर्षों तक राज करेंगे, ये घमंड अपने पास रखो, ये चलने वाला नहीं है इस देश के अंदर। ये हिंदुस्तान में लोकशाही है और इन तमाम लोकशाही को हम लोग सुरक्षित रखेंगे। इसीलिए साथियों, बिहार पर सबकी नजर है, पूरे देश की नजर है। 2019 में चुनाव परिणाम देखिए, पूरे बिहार में 40 में एक किशनगंज की सीट छोड़ करके तमाम सीटें, उस समय नीतीश जी भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, वो एनडीए गठबंधन को 40 में एक छोड़ करके सभी सीटें मिल गई। हम सारे लोग चिंतित हुए, पूरे देश में चिंता की लकीरें बढ़ गई कि भाई बिहार वो प्रदेश है जहां 1974 का आंदोलन हुआ था।